विशाल मैदान, बीच में विंध्य पर्वतमाला और मध्य भारत का पठार तथा दक्षिण में समुद्रों से घिरा प्रायद्वीप। इन प्राकृतिक संरचनाओं ने ही यह तय कर दिया कि भारत में कौन सी सभ्यताएं विकसित होंगी, व्यापार किस दिशा में होगा, कौन से राज्य शक्तिशाली होंगे तथा किन क्षेत्रों में विदेशी प्रभाव अधिक या कम होगा। नमस्कार, इतिहास पर भूगोल का प्रभाव श्रृंखला की तीसरी कड़ी में आपका बहुत स्वागत है। भारत के ठीक बीच में विंध्याचल की पर्वतमाला है, जो कि पश्चिम में अरावली की पर्वत श्रृंखला से शुरू होकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी के समीप तक चली गई है। दुर्गम पर्वतों से युक्त विंध्याचल का यह प्रदेश उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करता है। साधारण भाषा में अगर बोलें तो यह पर्वतमाला प्राचीन काल से ही उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्राकृतिक सीमा है। यह पठार त्रिभुज के आकार का है और उत्तर की ओर स्थित विंध्य पर्वतमाला इस त्रिभुज का आधार है। पश्चिम और पूर्वी घाट नाम की पर्वत श्रेणियां इसकी दो भुजाएं हैं, जो क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी समुद्री तटों के किनारे किनारे चली हैं और आगे चलकर नीलगिरी की पहाड़ियों के निकट मिल गई हैं। विंध्य मेखला और मध्य भारत के पठार से अनेक नदियां निकलकर उत्तर की ओर चली गई हैं और आगे चलकर गंगा नदी में समाहित हो जाती हैं। इनमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन नदियां प्रमुख हैं और यहीं से आती हुई नर्मदा और ताप्ती नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती हैं। नर्मदा घाटी और कुछ प्राकृतिक दर्रों के माध्यम से उत्तर और दक्षिण के बीच लोगों, व्यापारियों, साधुओं और सेनाओं का आवागमन लगातार चलता रहा। इतिहास के मुताबिक वैदिक संस्कृति इसी मार्ग से दक्षिण की ओर पहुंची और दक्षिण की अनेक सांस्कृतिक परंपराएं उत्तर की तरफ आ पाईं। इन सब में एक सबसे प्रमुख बात यह है कि विंध्य मेखला और मध्य भारत की नदियां और उत्तर भारत की नदियों में एक प्रमुख अंतर है, और वो यह है कि विंध्य मेखला और मध्य भारत की नदियों को जल केवल मानसून में ही मिलता है। परिणाम स्वरूप ग्रीष्म ऋतुओं में इनमें जल की भारी कमी हो जाती है। इसके अलावा सिंचाई की दृष्टि से भी ये नदियां अधिक उपयोगी नहीं हैं। इनसे इधर अगर हम बात करें विंध्य के जंगल और प्राचीन से जुड़ाव की, तो यह क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानव इतिहास की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ के अनेक शैलाश्रयों में पाषाण कालीन मानव के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। विशेष रूप से भीमबेटका शैलाश्रय से प्राप्त शैलचित्र यह बताते हैं कि यहाँ हजारों वर्ष पहले मनुष्यों का निवास था। यहाँ शिकार, नृत्य, पशुपालन और सामूहिक जीवन के चित्र हमें मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास की झलक देते हैं। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र के घने जंगलों ने अनेक जनजातीय समुदायों को आश्रय दिया। भील, गोंड, बैगा, कोल और सहरिया जैसी जनजातियां सदियों तक यहां अपनी विशिष्ट संस्कृति के साथ विकसित होती रहीं। जब मैदानों में बड़े बड़े साम्राज्य बन और बिगड़ रहे थे, उस समय भी इन समुदायों ने अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखा। इसका प्रमाण है कि आज भी मध्य भारत की लोक संस्कृति, लोक कला और लोक कथाओं में इन समुदायों का महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। विंध्य मेखला के बाद बढ़ते हैं मध्य भारत के पठार की ओर, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल, भीमबेटका की गुफाएं कहां हैं और इसकी खोज कब और किसने की? उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मध्य भारत का पठार प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर रहा है। लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज और अन्य खनिजों की प्रचुरता ने यहां प्रारंभिक धातुओं के विकास को संभव बनाया। जब मानव ने पत्थर के औजारों की जगह धातु के औजारों का उपयोग शुरू किया, तब इस क्षेत्र की खनिज संपदा ने उसे नई शक्ति प्रदान की। खनिज संसाधनों के भंडार के साथ साथ मध्य भारत का पठार
उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला प्राकृतिक सेतु भी था। यहां से गुजरने वाले व्यापारिक मार्गों ने अनेक नगरों को समृद्ध बनाया। उज्जैनी, विदिशा और महिष्मती जैसे नगर व्यापार तथा संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बने, क्योंकि उत्तर से आने वाले व्यापारी और दक्षिण की ओर जाने वाला कारवां इन्हीं मार्गों से होकर जाता था। अर्थात यहाँ के भूगोल ने व्यापार को दिशा दी और व्यापार ने नगरों को जन्म दिया। मिलेंगे आपसे इतिहास और भूगोल के प्रभाव की अगली कड़ी में और जानेंगे दक्कन का पठार और दक्षिण भारत के बारे में विस्तार से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।